आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब मानसिक स्थिति से। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिससे सच में लगता है कि वो औरों से शारीरिक रूप से बड़ी है और बाकी सब लोग बौने हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक गहरा भ्रम है। और यही भ्रम आप देखिए हमारे आज के विषय के केंद्र में है। हमारे पास जो स्रोत है वो प्लेटिना नाम के एक प्रोफाइल पर आधारित है। प्लेटिना? हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि प्लेटिना जो है वो प्लेटिनम धातु से जुड़ी एक प्रोफाइल है। ये स्रोत इसे सिर्फ एक धातु के रूप में नहीं बल्कि एक पूरे इंसानी व्यक्तित्व के रूप में देखता है, जिसकी एक अपनी कहानी है, अपने विरोधाभास हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इसी जटिल प्रोफाइल की परतों को खोलना है। हम ये समझेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति का घमंड, उसकी भावनात्मक कमजोरी और उसके शारीरिक लक्षण ये सब एक साथ मिलकर एक अनोखी तस्वीर बनाते हैं। जी, ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि इंसान के मन और शरीर के गहरे रिश्ते को समझने की एक कोशिश है। इनका स्वभाव ऊपर से देखने में काफी जिंदा दिल और मिलनसार लगता है, जिसे सैंग्विन टेम्परमेंट कहा गया है। ये तो अपने आप में एक विरोधाभास लगता है। मतलब बाहर से जिंदा दिल, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की, अंदर एक बहुत ही अजीब मानसिक दुनिया चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये मुखौटा बहुत भ्रामक है। तो इस बाहरी मुखौटे के पीछे की असलियत क्या है? स्रोत हमें कहाँ ले जाता है? इसके ठीक पीछे एक बहुत तीव्र अहंकार और गर्व की भावना छिपी है। ये साधारण आत्मविश्वास नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति दूसरों को बहुत नीची नजर से देखता है। एक तरह का तिरस्कार। तिरस्कार मतलब सिर्फ आम लोगों के प्रति? नहीं, सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी जिनका समाज में शायद बहुत सम्मान होता है, जैसे विद्वान या कलाकार। तो ये सिर्फ खुद को बेहतर समझना नहीं है, बल्कि दूसरों को सक्रिय रूप से कमतर आंकना है। बिल्कुल। और यहीं से वो भ्रम पैदा होता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। ये भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि ये एक मानसिक वहम बन जाती है। वहम? हाँ, व्यक्ति को सच में ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके आसपास की हर चीज छोटी हो गई है, लोग, सामान, सब कुछ, और वो खुद को शारीरिक रूप से बहुत बड़ा और विशाल महसूस करने लगती है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, हर दिशा में बड़े होने का एहसास। ये तो सुनने में ही बहुत अजीब है। मतलब ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक शारीरिक एहसास है। लेकिन मुझे जो बात हैरान कर रही है वो ये है कि अगर कोई खुद को इतना श्रेष्ठ और बड़ा समझता है तो वो तो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए। पर क्या ऐसा है? ये पर इस प्रोफाइल का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। बिल्कुल नहीं। इस चरम अहंकार के साथ साथ उतनी ही चरम भावनात्मक कमजोरी भी मौजूद है। अच्छा। एक पल में बहुत खुश और जीवंत, तो अगले ही पल में बिना किसी बड़ी वजह के फूट फूट कर रो देना। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये व्यक्ति एक ही समय में खुद को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भी समझता है और भावनात्मक रूप से इतना कमजोर भी है कि छोटी सी बात पर रो देता है। ये तो एक ही इंसान के अंदर दो अलग अलग लोग रहने जैसा है। ये कैसे संभव है? ये एक बहुत ही अस्थिर संतुलन है। स्रोत बताता है कि छोटी छोटी बातों पर भी बहुत गहरी चिढ़ और नाराजगी हो जाती है और फिर उस नाराजगी को लंबे समय तक मन में रखा जाता है। तो आप देखिए, एक तरफ श्रेष्ठता का पहाड़ है और दूसरी तरफ भावनाओं का एक ऐसा समंदर जो जरा सी हवा से उथल पुथल हो जाता है। ठीक है, ये विरोधाभास तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? क्या अहंकार के दौरे पड़ते हैं और फिर उदासी के? यहाँ पर स्रोत एक ऐसी बात बताता है जो मन और शरीर के बारे में हमारी आम समझ को चुनौती देती है। ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला बिंदु है। स्रोत कहता है, मानसिक लक्षण गायब होते ही शारीरिक लक्षण प्रकट हो जाते हैं और इसके विपरीत भी होता है। एक मिनट, ये फिर से कहिए। इसका मतलब है कि अहंकार और शारीरिक दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक साथ मौजूद नहीं होते बल्कि एक दूसरे की जगह लेते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और ये इस प्रोफाइल की कुंजी है। ये एक तरह की अदला बदली है। जब मन अहंकार, गर्व और भावनात्मक उथल पुथल में डूबा होता है तब शरीर ज्यादातर शांत रहता है, लेकिन जैसे ही ये मानसिक तूफान शांत होता है शरीर में तीव्र लक्षण उभरने लगते हैं। और इसके विपरीत भी। और जब शरीर में दर्द या कोई और तकलीफ बढ़ जाती है तो मन की वो घमंड वाली स्थिति कम हो जाती है। ये मन और शरीर का कोई सामान्य कनेक्शन नहीं है, ये एक तरह का स्विच है। एक चालू होता है तो दूसरा बंद हो जाता है। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, एक के बदले एक,
क्या असल जिंदगी में मन और शरीर का रिश्ता इतना साफ सुथरा हो सकता है? स्रोत इसके कैसे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि क्या होता है उसके बहुत सटीक अवलोकन पर ध्यान देता है। वो एक पैटर्न को पहचान रहा है, ये कह रहा है कि ऊर्जा या तो मानसिक स्तर पर व्यक्त हो रही है या शारीरिक स्तर पर। ये एक ही नदी है जो कभी एक दिशा में बहती है तो कभी दूसरी दिशा में। ठीक है, अगर ये सिद्धांत मान लें कि एक के जाने पर दूसरा आता है, तो फिर सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। जब ये मानसिक अहंकार और भावनात्मक उथल-पुथल शांत होती है, तो शरीर में क्या होता है? शरीर किन तकलीफों के जरिए अपनी कहानी कहता है? तब शरीर बहुत ही तीव्र और विशिष्ट लक्षणों के साथ सामने आता है, और सबसे प्रमुख लक्षण यौन और प्रजनन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। अच्छा, स्रोत के मुताबिक शरीर का वो हिस्सा अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। अत्यधिक संवेदनशील से आपका क्या मतलब है? मतलब इतना ज्यादा कि साधारण स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं होता। स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि नैपकिन का स्पर्श भी असहनीय हो सकता है। ओह, या अगर कोई डॉक्टरी जांच की जरूरत पड़े तो उस प्रक्रिया से पूरे शरीर में ऐंठन या मरोड़ पड़ सकती है। ये एक बहुत ही तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया है। और ये संवेदनशीलता सिर्फ बाहरी स्पर्श तक ही सीमित है? नहीं, ये और भी गहरी है। स्रोत में संभोग के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होने का भी जिक्र है। कितना ज्यादा? इतना ज्यादा कि व्यक्ति बेहोश तक हो सकता है। ये दिखाता है कि शरीर का वो हिस्सा किस हद तक प्रतिक्रियाशील हो गया है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये शरीर का एक तरह का विद्रोह है। और मासिक धर्म के बारे में भी कुछ खास बताया गया था, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, वो भी इसी पैटर्न का हिस्सा है। मासिक धर्म का समय से बहुत पहले आ जाना, बहुत ज्यादा होना और सामान्य से ज्यादा दिनों तक चलना। और स्राव की प्रकृति भी बहुत खास बताई गई है। गहरे काले रंग का, थक्केदार और एक खास तरह की गंध वाला। ये छोटे छोटे विवरण बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये इस प्रोफाइल को दूसरों से अलग करते हैं। दर्द के बारे में भी एक बहुत ही अनोखी बात है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि इसके आने जाने का एक खास तरीका है। बिल्कुल, और ये अवलोकन बहुत सूक्ष्म है। बताया गया है कि दर्द अचानक से शुरू नहीं होता, ये धीरे धीरे बढ़ता है, अपनी पूरी तीव्रता तक पहुंचता है और फिर उतनी ही धीरे धीरे कम होता है। अच्छा, एक लहर की तरह? हाँ, आप इसे एक लहर की तरह सोच सकती हैं, जो धीरे धीरे किनारे की ओर उठती है, अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर उतनी ही शांति से वापस चली जाती है। और इसके साथ एक और चीज जुड़ती है, प्रभावित हिस्सों में सुन्नपन का एहसास। दर्द के साथ सुन्नपन, ये तो बहुत ही अजीब मेल है। हाँ? दर्द और सुन्नपन का ये अजीब मेल इस प्रोफाइल की एक और पहचान है। ये वाकई बहुत विशिष्ट है। दर्द के अलावा क्या पाचन तंत्र जैसी चीजों पर भी कोई असर होता है? अक्सर शरीर की परेशानियां वहां भी दिखती हैं। हाँ, और वहां भी अवलोकन की वही गहराई दिखती है। कब्ज का जिक्र है, लेकिन सिर्फ कब्ज कहकर नहीं छोड़ा गया है। मतलब उसमें क्या खास है? स्रोत बताता है कि ये कब्ज किन परिस्थितियों में ज्यादा होता है, जैसे यात्रा के दौरान, खासकर समुद्री यात्रा में, या फिर सीसे मतलब लेड जैसे किसी धातु के संपर्क में आने के बाद, या गर्भावस्था के दौरान। एक मिनट, स्रोत कब्ज के बारे में इतनी गहराई में क्यों जा रहा है? यहाँ तक कि मल की बनावट तक बता रहा है। ये अहंकार और गर्व जैसी बड़ी भावनाओं के सामने बहुत मामूली बात लगती है। इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। कनेक्शन वही स्विच है जिसके बारे में हमने बात की। जब मन का ड्रामा शांत होता है तो शरीर अपनी कहानी सुनाता है, और वो कहानी हर छोटे से छोटे विवरण में छुपी होती है। अच्छा, मल की बनावट का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस प्रोफाइल को दूसरी कब्ज की समस्याओं से अलग करता है। स्रोत में एक बहुत ही यादगार और अजीब सा विवरण है कि मल मुलायम मिट्टी की तरह होता है, जो आसानी से बाहर नहीं आता बल्कि अंदर चिपक जाता है। ये सुनने में अजीब लगे, पर ये छोटी छोटी बातें ही इस प्रोफाइल को सटीक बनाती हैं। ये उस ज्ञान प्रणाली का तरीका है, हर विवरण मायने रखता है। तो अब तक हमने इस अनोखी पहेली के कई टुकड़े देखे। अहंकार, भावनात्मक अस्थिरता, मन और शरीर की अदला बदली और बहुत ही विशिष्ट शारीरिक लक्षण। स्रोत में कुछ और चीजों का भी जिक्र है, जैसे इग्नेशिया, पल्सिटिला, स्टेनम। ये क्या है और इनकी तुलना क्यों की जा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे प्लैटिनम धातु पर आधारित एक प्रोफाइल है, वैसे ही इग्नेशिया एक पौधे से, पल्सिटिला एक फूल से और स्टेनम टिन धातु से जुड़ी प्रोफाइल हैं। अच्छा, तो ये भी अलग अलग प्रोफाइल हैं। जी, इन सभी के अपने अपने भावनात्मक और शारीरिक लक्षण होते हैं। इनकी तुलना करके लेखक प्लैटिना के अनूठेपन को उजागर करता है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं यह कैसे काम करता है? जरूर। जैसे हमने भावनात्मक अस्थिरता की बात की, कभी हंसना कभी रोना,
ये लक्षण पल्सेटिला प्रोफाइल में भी बहुत मजबूती से पाया जाता है। हाँ। लेकिन स्रोत बताता है कि पल्सेटिला में प्लैटिना जैसा अहंकार और दूसरों के प्रति तिरस्कार की भावना नहीं होती। तो तुलना करके यह स्पष्ट किया जा रहा है कि भावनात्मक अस्थिरता तो दोनों में है, लेकिन उसके पीछे की मुख्य भावना बिल्कुल अलग है। और दर्द के पैटर्न के बारे में? वही बात वहां भी लागू होती है। दर्द के धीरे धीरे बढ़ने और घटने के पैटर्न की तुलना स्टेनम यानी टेन से की गई है। ऐसा करके लेखक कह रहा है कि यह पैटर्न अनोखा नहीं है, ये स्टेनम में भी मिलता है। लेकिन प्लैटिना के मामले में ये पैटर्न अहंकार और प्रजनन प्रणाली की समस्याओं के एक खास सेट के साथ आता है। ये एक कलाकार के रंगों को मिलाने जैसा है। नीला रंग तो कई होते हैं, लेकिन कौन सा नीला किस भावना को दर्शाता है, ये उसके साथ मौजूद दूसरे रंगों पर निर्भर करता है। तो ये सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जहां हर प्रोफाइल को दूसरों के संदर्भ में समझा जाता है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। एकदम सही। ये सिर्फ लक्षणों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि संबंधों, पैटर्न्स और सूक्ष्म अंतरों पर आधारित एक गहरा विश्लेषण है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो प्लैटिना की जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही जटिल और विरोधाभासों से भरी है। हाँ, एक तरफ खुद को दुनिया के केंद्र में रखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला अहंकार है, तो दूसरी तरफ इतनी ज्यादा भावनात्मक कमजोरी कि जरा सी बात पर इंसान बिखर जाए। और इन दोनों के बीच वो रहस्यमयी स्विच है जो तय करता है कि कहानी मन के मंच पर चलेगी या शरीर के। और जब कहानी शरीर के मंच पर आती है तो लक्षण बहुत ही तीव्र और बहुत ही विशिष्ट होते हैं, चाहे वो दर्द का धीरे धीरे चढ़ना उतरना हो या कब्ज का वो अजीब पैटर्न। हर विवरण एक कहानी कह रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसी समग्र दृष्टि है जहां मन और शरीर को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। वे एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग चेहरे हैं। इस दिलचस्प चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। विचार ये है, ये स्रोत हमें मन और शरीर के बीच की एक ऐसी सीमा के बारे में बताता है जो बहुत लचीली है, लगभग गायब है, जहां मानसिक लक्षण शारीरिक रूप ले सकते हैं और शारीरिक लक्षण मानसिक। ये हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है? मतलब हम जो सोचते हैं कि मन अलग है और शरीर अलग, शायद ये दीवार उतनी मजबूत है ही नहीं जितनी हम मानते हैं। सही कहा। इस तरह का नजरिया हमें खुद को देखने का एक नया तरीका दे सकता है। अगली बार जब शरीर में कोई ऐसा दर्द या बेचैनी हो जिसका कोई साफ कारण समझ ना आ रहा हो, तो शायद ये सवाल पूछना फायदेमंद हो। कहीं ये कोई अनकही भावना या कोई दबी हुई मानसिक स्थिति तो नहीं है जो शरीर के रास्ते बाहर आने की कोशिश कर रही है? ये हमें खुद को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। क्या हमारे अपने अस्पष्ट शारीरिक लक्षण भी ऐसी ही किसी अनकही कहानी का हिस्सा हो सकते हैं?